हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज के सेशन में हम आपके 2022 के अंदर जो चंडीगढ़ पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड जो आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, चंडीगढ़ पीआरटी के लिए हमने कुछ कोर्सेज को स्टार्ट कर रखा है। फिलहाल लिमिटेड समय के लिए आपके हर एक कोर्स पे 25% डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आलेखीय रूप से यानी कि ग्राफिकली समीकरणों का युग्म यानी कि इक्वेशंस दी गई हैं आपकी। कौन कौन सी? 6x - 3y + 10 = 0 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। दो रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो है समानांतर, आपकी संपत्ति यानी कि कोइंसिडेंट, ठीक दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेक्ट, यानी किन्हीं दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, यह आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझना होगा। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इतना मैं आपको कंफर्म बता देता हूं, एक बार आपने अच्छे से समझ लिया ना, एकदम रिलैक्स होके जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। यहां पे कहने का मतलब है ग्राफिकली, यानी कि आपके पास एक ग्राफ है जिसके अंदर आपकी वैल्यूज हैं। ये आपका मान लो x है, इधर क्या होता है आपका मान लो y है। ठीक है, या x और यहां पे x डैश हो गया नेगेटिव वाला, ये आपका मान लो y मानते हैं तो ये y डैश हो गया, यानी कि इधर पॉजिटिव की y की वैल्यू, इधर आपकी नेगेटिव y की वैल्यू, इधर आपके पॉजिटिव x की वैल्यू, इधर आपके नेगेटिव x की वैल्यू। ठीक है ना, तो आपकी कुछ वैल्यूज हैं और आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है। इन दोनों इक्वेशंस में आपको x और y दिख रहा है, तो यानी कि जब आप x और y की वैल्यू निकालेंगे ना इन इक्वेशन से और यहां पे जब पुट करेंगे तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको ग्राफ के ऊपर नजर आएंगी। जैसे मान लीजिए इस वाली लाइन की आपने x और y वैल्यू निकाली और वैल्यू निकालने के बाद जब आप पुट करते हैं तो ग्राफ पे इस तरह से लाइन बनती है। और जब आप इस वाली इक्वेशंस के अंदर x और y की वैल्यू निकालते हैं और उनको ग्राफ में पुट करते हैं तो मान लो आपकी ये बनी। तो आपसे यही पूछा गया है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है। अब अगर आप यहां पे देखते हैं तो ये दोनों क्या दिख रही हैं आपको? पैरेलल दिख रही हैं। तो आंसर क्या होगा? मान लो पैरेलल हो गया। हो सकता है ये इक्वेशन आपकी ऐसे है, सेकंड इक्वेशन आपकी ऐसे बनी, तो ये क्या हो गई? एक पॉइंट हो गया जिस पे क्या कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड या थर्ड वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। तो यानी कि आपसे यही पूछा गया है कि जब ग्राफिकली इन इक्वेशंस को आप पुट करते हैं तो ये क्या मिलती हैं? एक दूसरे के समानांतर मिलती हैं, कोइंसिडेंट मिलती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किन्हीं दो बिंदुओं पर, या फिर इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर। तो ये तो है आपका क्वेश्चन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हमें निकालना कैसे है, हम उन चीजों को देखेंगे। तो देखिए, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि समझा सकूं। इतना समझ में आ गया आपको कि क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे मैं समझा रहा हूं ना, आप चीजों को और कर लेना, चीजें आपकी बाहर नहीं जाएंगी और आपको इजीली चीजें समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी होंगी और अगर वो आपको याद है ना तो कोई मतलब ही नहीं है कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा ax प्लस में by प्लस में c = 0। ठीक है,
एक इक्वेशन लिख दी मैंने, और एक और लिख दी मैंने, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। दोनों सेम इक्वेशन है, आपकी स्टैंडर्ड है। अब आपके सामने दो इक्वेशंस गिवन है, तो मैंने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए मैं जब इनको कंपेयर करूंगा ना तो सेम चीजें दिखेंगी, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने नाम दे दिया a1x b1y और c1, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको मैंने नाम दे दिया a2x b2y और c2 इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ गया। अब मुझे करना क्या है कि फर्स्ट वाली इक्वेशन को इस फर्स्ट वाले से मैं कंपेयर करूंगा, सेकंड वाली इक्वेशन को इस सेकंड वाली इक्वेशन से मैं कंपेयर करूंगा। मैं आपको स्टेप वाइज समझा रहा हूं, आप समझिएगा, बेहद ही इजी क्वेश्चन है ये। अब क्या करूंगा मैंने a1 लिखा, अब यहां से a1 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। तो x है आपका, यहां पे भी x गिवन है, तो यानी कि ये वाली जो 6 वैल्यू है किसकी बच गई, आपकी a1 की बचेगी। तो a1 की वैल्यू क्या हो गई, आपकी 6 हो गई। इसी तरीके से यहां पे y है और यहां पे भी क्या है, आपका y है, तो यानी कि b1 की वैल्यू क्या बच गई आपके लिए, 3 बच गई। ठीक है, आपने लिख दिया b1 इक्वल टू क्या हो गया, आपका 3 हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब c1 को देखते हैं, तो ये आपका c1 है और यहां पे सिर्फ सिंगल वैल्यू है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है जो नहीं चेंज हो सकती। तो c1 क्या हो गया आपका, 10 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसको सेकंड से कंपेयर करेंगे। यहां पे आपको a2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे x गिवन है, यहां पे भी x है, तो a2 की वैल्यू क्या हो गई, आपकी 2 हो गई। अगर इसी तरह मैं b2 की बात करूं, तो यहां पे देखिए आप y है और यहां पे भी y है, तो b2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यहां पे एक ट्रिक भी है, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए c2, अगर मैं c2 की बात करता हूं तो यहां पे आपका 9 है, तो c2 की क्या वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। अब आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो साइन होते हैं ना, जैसे यहां पे बीच में माइनस का साइन है, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, बीच में यहां पे साइन है किसका, माइनस का, यहां पे साइन किसका है, माइनस का। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप a1 b1 c1 की वैल्यू लेना, तो साथ में साइन आपको 100% लेने हैं। यानी कि a1 की वैल्यू 6 तो सही है, लेकिन जब आप b1 की वैल्यू लेंगे ना, तो सिर्फ 3 नहीं लेंगे, साथ में आप माइनस साइन को भी लेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अलग से मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप a2 को 2 करते हैं, ठीक है, जब आप b2 को 1 लेंगे ना, तो 1 नहीं लेंगे, साथ में जो ये माइनस का साइन है ना, आप इसको भी लेंगे -1। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, अगर मान लो आपके सामने ये होता -6x होता, तो आप जो a1 की वैल्यू है ना 6 नहीं लेते, साथ में माइनस का साइन लेते, -6 लेते आप। ठीक है ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो यहां पे a1 की वैल्यू 6 मिल गई, b1 की वैल्यू क्या मिली, -3, c1 की वैल्यू क्या मिली, आपको 10 मिल गई। इधर a2 की वैल्यू क्या हो गई, 2, b2 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू 9, आपको इतना मिल गया। अब चलते हैं आगे। अब समझिए आप, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इनको लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए ना, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट याद रखनी है, क्या है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू या नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अगर ये निकलता है ना आपके सामने, तो इसका मतलब ये है कि इन इक्वेशंस की यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जो लाइंस गिवन है वो क्या है, इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अब a1 a2 अब आप समझ गए होंगे ना मैंने क्यों ली थी, दो इक्वेशन थी, दोनों को कंपेयर, इसलिए मैंने a1 b1 b2 इस तरीके से लिया था। तो अगर आपके सामने a1 अपॉन a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आती है, तो यानी कि आपके पास है यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो लाइंस क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। याद रखिएगा, ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास आए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, अगर आपके पास ये मिलता है तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, यानी कि उन इक्वेशन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर नो सॉल्यूशन आता है, तो नो सॉल्यूशन का मतलब होता है जो लाइंस होंगी ना, वो आपस में पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल, यानी कि समानांतर होंगी। इसका मतलब होता है ये नो सॉल्यूशन का मतलब होता है समानांतर होंगी। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई।
यानी कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ इतना ही करना है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, अगर आपके पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है उसके हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो लोग जो लाइन है वो आपस में कोइंसिडेंट है, ठीक है, क्या है, कोइंसिडेंट है। तो फर्स्ट में अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है, और यूनिक सॉल्यूशन कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा, अगर आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया इंटरसेक्ट करेंगी। अगर आपका नो सॉल्यूशन आता है तो लाइंस क्या होंगी, आपकी पैरेलल होंगी। और नो सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, आप इस तरीके से वैल्यूज को पुट करके देखेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और इसी तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर आता है तो यानी कि कोइंसिडेंट है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा कि है या नहीं है, तो आप वैल्यू पुट करेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये है आपका तरीका करने का। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जैसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, अब वैल्यू पुट कीजिए डायरेक्ट। अब देखिए वैल्यू आप ऊपर से A1 की वैल्यू क्या है आपकी 6 है, आपने पुट कर दी। इस वाले क्वेश्चन को करवा रहा हूं मैं पहले, ठीक है। देखिए आप यहां पे A1 की वैल्यू आपने 6 पुट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद B1 की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, A1 के बाद क्या वैल्यू पुट करनी है, A2 देखिए आप 2 है तो आपने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। नॉट इक्वल टू, देखिए आप उसके बाद क्या पुट करना है आपको, B1/B2। तो B1 की वैल्यू क्या है आपके पास -3 और B2 की वैल्यू -1, तो आपने कर दिया -3/-1। तो ये 1 से माइनस कैंसिल, तो क्या आया आपका 3 आया। और 6 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, यानी कि 3 इक्वल टू 3 आ गया। लेकिन प्रॉपर्टी आनी क्या थी, नॉट इक्वल टू आनी थी, लेकिन आई है आपके इक्वल टू, क्योंकि 3 इक्वल टू 3 हो गया। तो यानी कि पहले वाला तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तो आपका निकल के नहीं आया, तो यानी कि वो इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगी। तो इंटरसेक्ट आपकी 2 लाइन में दे रखा था, ऑप्शन नंबर सी में और डी में, तो सी और डी तो आपका ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। ये वाला भी नहीं बनेगा और ये वाला भी नहीं बनेगा। अब बचे आपके पास 2, इनको सेटिस्फाई करिए आप। अब आप देखिए सेकंड नंबर को। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या आपकी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ये है आपका सेकंड वाला। मैं इसको रब कर देता हूं और फिर आपको मैं वैल्यू पुट करके दिखाता हूं, ठीक है। जितना कराया इतने समझ में आ गया होगा ना। इन प्रॉपर्टीज को आप लिख लेना, याद रखिए, ठीक है। तो देखिए अब आप A1/A2, A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, और A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए आप A2 की वैल्यू है हमारे पास 2, आपने पुट कर दी। इक्वल टू में B1 की वैल्यू क्या है -3 और B2 की वैल्यू क्या है -1, और नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 और C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9। अब देखिए आप अच्छे से मिल गया आपको 6/2, इसको कट करेंगे 2 3 जा 6, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो 3 इक्वल टू 3, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो सही है। और आगे देखिए नॉट इक्वल टू C1/C2, ये भी एकदम सही है भाई। C1 की 10 है, अपॉन में 9 है, तो ये दोनों इसके इक्वल थोड़ी ना है, और यही हमारी प्रॉपर्टी थी। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गई, और इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपकी लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो निकल के आ गया ना आपका आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को आप याद रखिएगा, और अगर आपको ये याद है तो आप खुद देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो इनमें कुछ भी नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि समझाना है अच्छे से, समझ गए आप। तो आंसर होगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर क्रम से D और E ऐसे बिंदु हैं कि AD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, और DE आपका पैरेलल है किसके, BC के, यानी कि समानांतर है BC के। तो DE की लंबाई सेंटीमीटर में बताइए, ये आपसे पूछा गया है। तो किस तरीके से करेंगे हम, ये भी आपका थोड़ा सा लेंदी है लेकिन प्रॉपर्टीज बेस्ड है। अगर आपने एक बार सीख लिया तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा, याद रखिएगा आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
मैंने इक्वेशन बनाई त्रिभुज एबीसी। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है ना वैसे वैसे सिर्फ बनाते जाइए। आपने बनाया, आपने इक्वेशन बना दी, एक त्रिभुज बना दी, ए बी और सी बना दी। उसने बोला ए बी और एसी पर, तो ए बी वाली आपकी ये है और एसी वाली ये है। ए बी और एसी पर क्रमशः डी और ई ऐसे बिंदु है। इस क्रमशः का मतलब ये होता है, क्रमशः के बाद जो डी आया है ना, डी आपका ए बी के लिए है और ई आपका एसी के लिए है, यानी कि डी जो बिंदु है वो ए बी पर इस तरीके से है और एसी पर कौन सा बिंदु है, आपका ई बिंदु है। ऐसे बिंदु हैं कि एडी आपका 2 सेंटीमीटर, अब देखिए ये हो गया आपका, ये डी बिंदु हो गया और ये आपका ई बिंदु हो गया। ऐसा ही बोला इन्होंने, और इन्होंने बोला कि जो एडी है ना वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपने 2 सेंटीमीटर लिख दी वैल्यू। उसके बाद बोला इसने बीडी, बीडी आपकी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपने लिख दिया। उसके बाद इसने बोला जो बीसी की वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये है आपकी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे बोल दिया कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, यानी कि डीई समानांतर बीसी। तो डीई बोला है तो यानी कि इसको मिलाना पड़ेगा। ये आपने मिला दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले ना सिर्फ और सिर्फ वैसा ही आप करते जाइए, खुद ब खुद आंसर निकलाएगा। तो डीई इज इक्वल टू बीसी, मतलब इक्वल नहीं, पैरेलल, यानी कि डीई समानांतर किसके हैं, आपके बीसी के। तो अब आपसे पूछा है कि डीई की लंबाई बताइए, यही वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, जो आपकी ट्रायंगल होती है ना उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब मैं आपसे कुछ प्रॉपर्टीज पूछता हूं, आप मुझे बताते जाना। ठीक है, आपने कभी ये पढ़ा है कि 2 पैरेलल लाइन है, अगर उनको एक तिरछी रेखा क्या करती है, कट करती है, या ये तिरछी रेखा मान लीजिए, ये मान लीजिए। ठीक है, एक तिरछी रेखा अगर कट करती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनको बोलते हैं हम संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण, कोरस्पोंडेंस एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये लाइन आपने पढ़ी होगी। इसी तरीके से अगर मैं इसको तिरछी रेखा मानता हूं तो यहां पे संगत कौन से होंगे, कोण आपका ये वाला और ये वाला कोण क्या हो जाएंगे, आपके संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है ना, तो संगत कोण क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब आइए आप क्वेश्चन पे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है कुछ, याद रखिएगा। आप क्वेश्चन पे आइए आप, तो इसके अंदर संगत कोण कौन से बने भाई, यहां पे अगर आप देखते हैं तो ये भी एक लाइन है। अगर मैं इसको डॉट डॉट करता हूं तो ये आपकी एक लाइन है ना, और ये भी क्या है, आपकी एक लाइन है। और क्वेश्चन में दिया है ये दोनों क्या है आपस में, डीई और बीसी क्या है, पैरेलल है, और इनको ये तिरछी रेखा काट रही है। कौन सी, ए बी एक तिरछी रेखा मान सकते हैं आप, और इधर आप एसी एक तिरछी रेखा मान सकते हैं। तो यही वाली प्रॉपर्टी बन गई ना आपकी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल संगत एंगल हो गया, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। समझ गए, क्योंकि संगत कोण हो गए। अगर इन दोनों को मैं पैरेलल लाइन मानता हूं और ए बी को अगर मैं एक तिरछी रेखा मानता हूं तो ये कोण और ये कोण क्या हो गए, आपके इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि संगत कोण हो गए। रीजन हर किसी का आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखते हैं, अगर इसको तिरछी रेखा मानते हैं इसी को, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये क्या हो गए, आपके ये दोनों संगत कोण हो गए। सीधा और सिंपल सा, इतना समझ में आ गए। अब आपको अच्छे से पता होगा ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये वाली जो ट्रायंगल है ना, कौन कौन सी, आपकी एडीई, त्रिभुज एडीई, और आपकी त्रिभुज कौन सी, एबीसी, ये आपस में क्या है, ये दोनों आपके आपस में सिमिलर हैं। दोनों आपस में सिमिलर हैं, जिसे हम सर्वांग सम भी बोलते हैं ना, सर्वांग सम है। क्यों, क्योंकि एंगल एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग त्रिभुज के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, आपके एंगल, क्योंकि एंगल आपके इक्वल है ना, तो इसलिए एंगल एंगल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपके इक्वेशन एडीई और आपकी इक्वेशन कौन सी, एबीसी, दोनों आपस में सिमिलर हैं। और इस सिमिलर का मतलब क्या है, अब आप वो समझिए। चलो मैं इसको यहीं पे समझा देता हूं, रब कर देता हूं ताकि इजिली आप समझ सकें। सिमिलर तो आप समझ गए ना क्यों है, क्योंकि एंगल क्या है, आपस में इक्वल है इसलिए। और सिमिलर का मतलब ये होता है, अगर इस एंगल में से, इस ट्रायंगल में से, कौन सी में से, त्रिभुज एडी में, त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी, अगर त्रिभुज एडीई के अंदर मैं एडी उठाता हूं ना, तो यहां पे त्रिभुज एडीई में मैंने उठा लिया एडी, तो जो सेकंड हमारी त्रिभुज है ना एबीसी, ये वाली, इसमें से मुझे क्या उठाना पड़ेगा, एबी उठाना पड़ेगा। अगर मैं इस त्रिभुज में एडी उठाता हूं तो इस कंप्लीट त्रिभुज में मुझे एबी उठाना पड़ेगा, इक्वल टू
क्या होगा आपका, अगर इस त्रिभुज में मैं डीई को उठाता हूं तो इस कंप्लीट त्रिभुज में मुझे बीसी को उठाना पड़ेगा, यानी कि आपका डीई अपॉन में बीसी। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, जो आपके त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज आपकी सिमिलर हैं। तो सिमिलर के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि छोटे वाले त्रिभुज में से अगर मैं एडी उठाता हूं, एडीई में से, तो बड़ी वाली त्रिभुज यानी कि एबीसी में से मुझे एबी को उठाना पड़ेगा। तो एडी अपॉन में एबी इक्वल टू, अगर छोटे वाले त्रिभुज में से मैं डीई को उठा रहा हूं तो बड़ी वाली त्रिभुज में से भी मुझे सेम भुजा को यानी कि बीसी को ही उठाना पड़ेगा। ये है आपकी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सिमिलर। जो सिमिलरिटी का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये प्रॉपर्टीज लिख दी। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है। एडी की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास? 2 सेंटीमीटर गिवन है, डिवाइडेड बाई एबी। अब ये है आपकी एबी यहां से यहां तक, तो एडी आपका 2 हो गया और बीडी आपका क्या हो गया? 3 हो गया। तो 2 और 3 5, तो एबी की वैल्यू क्या आ गया आपकी? टोटल 5 सेंटीमीटर आ गई। समझ गए ना 5 कैसे आई है? देखिए एबी को ये है, एबी को मैं कैसे लिखूंगा? यहां से यहां तक एडी हो गया और प्लस में यहां से और यहां तक क्या हो गया? बीडी। ये आपका डी है, ये बी है, तो बीडी हो गया। तो यानी कि 2 प्लस में 3 क्या गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। इक्वल टू, अब देखिए आप डीई हमें निकालना है, तो इसको मैंने एसटीज लिख लिया और बीसी की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 7.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमने ये लिख दी। तो हमें डी की वैल्यू पूछी थी, निकाल दीजिए आप। आर पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7.5 इंटू में 2 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया? आपका 5 हो गया। अब कर दीजिए, इस दशमलव को हटाएंगे 50 हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 और 25 ती 75 और 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आपका? 3 आंसर आ गया। तो यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई? आपकी 3 आ गई। समझ गए ना? तो ये है आपका तरीका इन क्वेश्चंस को करने का। आपको सिमिलरिटीज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी याद रखना है और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए काफी चीजें होती हैं, जैसे एकांतर अंत्यकोण हो गए, काफी चीजें होती हैं यहाँ पे, मैं बताऊंगा इस सबको आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 4x² माइनस में 3x प्लस k का एक मूल 1 है, मूल का मतलब होता है रूट, एक रूट क्या है? 1 है, तो k का मान बताइए। देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब कोई किसी का रूट होता है ना, तो उसका मतलब है वो गिवन इक्वेशन को कंप्लीटली क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है जब आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? जो आंसर निकल के आएगा वो हमेशा 0 आएगा। उस इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा, यानी इक्वल टू इक्वल आएगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? 4x² माइनस में, माइनस है यहाँ पे भाई, माइनस में 3x प्लस में k इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है? x की वैल्यू 1 पुट करनी है। x की वैल्यू 1 पुट करनी है, क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 1 क्या है? आपकी गिवन इक्वेशन का एक रूट है, यानी कि वो इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। पुट कीजिए आप, 4 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 1 प्लस में k इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 4 माइनस में 3 प्लस में k इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 3 माइनस 1 क्या बचेगा? -1 नहीं +1। ठीक है, 1 बचा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 4x² माइनस में 3x प्लस k का एक मूल 1 है, मूल का मतलब होता है रूट, कि इस गिवन इक्वेशन का जो एक रूट है ना, वो क्या गिवन है? 1 है, तो k का मान बताइए। देखिए आपको एक चीज याद रखनी है, जब कोई किसी का रूट होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इस गिवन इक्वेशन को, जो इक्वेशन गिवन है ना, उस इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। कंप्लीटली सेटिस्फाई करने का मतलब ये हो गया कि आपका इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। आपको ये चीज याद रखना है, जब कंप्लीटली वैल्यू पुट की जाएंगी तो पुट करने के बाद आपका इक्वल आएगा या फिर क्या आएगा? आपका 0 आएगा। ये होता है कंप्लीटली सेटिस्फाई करने का मतलब। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि आपको इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 पुट करनी है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 1 क्या है? आपकी गिवन इक्वेशन का एक रूट है। ठीक है, तो पुट कीजिए आप। आपने इक्वेशन लिखी 4x² माइनस में 3x प्लस में k इक्वल टू 0, और x को क्या पुट करेंगे आप? 1 पुट करेंगे। कीजिए आप पुट, 4 इंटू में 1 का स्क्वायर
माइनस में 3 इंटू में 1 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1 होता है, तो ये 4 हो गया, माइनस में 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस के इक्वल टू 0। 4 में से 3 गए 1, प्लस में के इक्वल टू 0, यानी कि दिस इंप्लाइज के की वैल्यू क्या आ गई आपकी निकल के, ये इधर प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो के इक्वल टू आ गया आपकी -1। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, अगर आपको प्रूफ चाहिए ना कि 0 बनता है या नहीं बनता है, तो आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। पुट कीजिए आप, x की वैल्यू तो 1 पुट करेंगे और k की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1 कीजिए पुट, 4 इंटू में 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 3 इंटू में 1 और k की वैल्यू क्या बताई मैंने -1 पुट कीजिए आप, आपने -1 पुट कर दी। देखिए अब आप खुद 4 माइनस में 3 माइनस में 1, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 क्या हो गया माइनस का 4, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया आपका। और यही चीज मैंने आपको बताई थी कि वो उस कंप्लीटली इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, उस इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो करेक्ट आंसर आ गया आपका आंसर नंबर बी, यानी कि k इक्वल टू -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होते हैं। तो इंटीजर जो होते हैं ना, उसके अंदर आपके पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और 0 आपका सब कुछ इंक्लूड होता है। किसके अंदर, आपके इंटीजर्स के अंदर। ठीक है, तो इसने बोला है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये मान लो 0 है, 0 की साइड में क्या होगा -1 -2 -3 ऐसे होता है, और 0 की साइड क्या होगा 1 2 3 सभी हैं आपके। इधर वाले तो आपके नेगेटिव हो गए इंटीजर क्योंकि माइनस आ रहा है साथ में, और इधर वाले क्या हो गए आपके पॉजिटिव हो गए क्योंकि साथ में क्या है आपका प्लस है। तो यहां पे इसने पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात की, यानी कि इस साइड वाले लेने हैं, तो इसलिए इसने बोला है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n3 माइनस n इज, यानी कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं, इन्होंने n लेके मानना है कि आप किसी भी n की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 अनलिमिटेड तक आपकी कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू। जब आप उसको लेते हैं और n का क्यूब माइनस n जब आप पुट करते हैं ना, तो जो निकल के आएगा ना वो किससे आपके 11 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा या फिर 6 से डिवाइड होगा। ये तो है आपके क्वेश्चन का मतलब। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। भाई मान लो मैंने 1 ले लिया, 0 तो ले नहीं सकते, वो तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो आपने पॉजिटिव इंटीजर 1 लिया मान लो, तो 1 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 1 का क्यूब माइनस में 1 क्या बन गया 0 बन गया, कोई मतलब नहीं है भाई, तो 1 तो नहीं हो सकता। अब आपने लिया 2, तो 2 का क्यूब माइनस में n क्या रखेंगे 2 ही रखेंगे आप क्या। अब देखिए सोल्व कीजिए इसको, 2 का क्यूब क्या होता है आपका 8, और 8 माइनस में 2 क्या आ गया आपका 6 आ गया, और 6 किससे डिवाइड है आपका 6 से डिवाइड है। चलो कोई नहीं, और देख लेते हैं, क्या पता आगे और कुछ मिल जाए हमें। हमने क्या किया 3 पुट किया भाई 1 पुट किया था 0 आया था, 2 पुट किया आपका 6 आ गया, डिविजिबल हो गया। अब आप 2 के बाद 3 पुट कर लीजिए, 3 का क्यूब माइनस में 3 कीजिए आप, 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9 9 27, 27 माइनस में 3 क्या बचा 24। अब 24 किससे डिवाइड है आपका 6 से डिवाइड है। हाँ भाई ये भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक और रख के देख लेते हैं। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपने 4 ले लिया n की वैल्यू, तो 4 का क्यूब माइनस में 4 कीजिए सोल्व, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 और माइनस में क्या किया आपने 4 कर दिया, 64 माइनस 4 क्या हो गया आपका 60, 60 भी क्या है आपका 6 से डिविजिबल है। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। किससे डिविजिबल है आपके 6 के साथ डिविजिबल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको अच्छे से समझना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा आ गया तो आप बिल्कुल भी गलत उस चीज को नहीं करेंगे। तो देखिए आप, वर्ग को पूरा करने की विधि द्वारा, वर्ग को पूरा करने की विधि का द्वारा का मतलब होगा जो स्क्वायर का आपका फॉर्मूला होता है ना, जो स्क्वायर होता है, यानी कि जो गिवन आपके पास इक्वेशन है ना उसमें क्या है स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग को पूरा करने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण क्या गिवन है 9x² प्लस में 3/4x माइनस में √2 इक्वल टू 0 को हल करने के लिए
कौन सा स्थिरांक जोड़ा या घटाया जाए। आपने उस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे ना कि आपकी गिवन कोई नंबर है, उसके अंदर क्या नंबर हम जोड़ें, क्या नंबर हम घटाएं कि वो क्या बन जाए, आपका कंप्लीटली एक स्क्वायर बन जाए। आपने ये चीजें पढ़ी होंगी ना। जैसे आपके पास गिवन है कि 21 के अंदर हम क्या जोड़ें या फिर इसमें से हम क्या घटाएं, क्या बन जाए, हमारा कंप्लीटली स्क्वायर बन जाए। तो आप क्या करोगे, 21 में आप 4 जोड़ दोगे, जैसे आपने 4 जोड़ा 25 बन गया, और 25 क्या है, आपका कंप्लीटली एक वर्ग बन गया, 5 का बन गया ना। तो इस तरह का क्वेश्चन है ये। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए आप, मैं आपको समझाता हूं, आराम से समझना है, ठीक है। देखिए आपको ये पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b प्लस में b स्क्वायर। ये तो हर किसी को पता होगा, एक जनरल फॉर्मूला है, पता होगा आपको। अब मैं क्या करता हूं ना, इस इक्वेशन को लिखता हूं और इस इक्वेशन के साथ मैं कंपेयर करने की कोशिश करता हूं। मैंने लिखा इक्वेशन को 9x स्क्वायर प्लस में 3/4x, ठीक है, और माइनस में √2 और इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरीके से है। अब देखिए आप इसको, देखिए आप अगर आप इसको देखते हैं तो 9x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और x के साथ स्क्वायर लग जाएगा, ऐसा ही बनेगा ना, सेम टू सेम। तो आपने क्या रखा, 3x का होल स्क्वायर, इसके साथ कंपेयर कीजिए, यानी कि स्क्वायर ऊपर है, स्क्वायर तो ऊपर हो गया, और a ये आपका a है, यानी कि a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3x मिल गई। a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3x मिल गई। अब आगे देखिए 3x स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर तो आपने कर दिया कंप्लीट। आगे आता है आपका 2ab, तो आपने 2 एज लिखा, a की वैल्यू आपको मिल चुकी है क्या, 3x आपने लिख दी, इनटू में अब आपको b की वैल्यू चाहिए कि b की वैल्यू आप क्या रखें, आपको वो चीज चाहिए। अगर ये चीज आपने निकाल दी ना तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व, ठीक है ना। तो देखिए 2 हो गया आपका, अब आपका a भी हो गया। अब आपको चाहिए b, कि आप b कैसे निकाल के लेके आए। और अगर आप देख रहे हो अच्छे से तो 2ab को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, 3/4x के साथ। तो मैं आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे लिख दिया, आगे देखिए आप, मैंने लिख दिया 2ab किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 3/4x के साथ, ऐसा ही कर रहे हैं ना। वैल्यू पुट कर लीजिए आप, 2 a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3x इंटू में b इक्वल टू 3/4x। तो आपने क्या किया, 3x से 3x कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 1/4, और अगर ये 2 इधर मल्टीप्लाई का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा डिवाइड में। तो क्या आ गई b की वैल्यू आपकी 1/8 आ गई ना b की वैल्यू 1/8। तो देखिए आपने क्या पुट किया, 1/8 सोल्व करके देख सकते हैं आप। जब 2 को 8 से कट करेंगे तो 2 चौक 8, तो 3x/4 ही बचेगा ना, यही बचेगा ना आपका। तो यानी कि b की वैल्यू भी हमने सही ली है। आगे देखिए प्लस में b स्क्वायर, तो b की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, क्या ये 1/8, यानी कि 1/8 का स्क्वायर। तो 1/8 का स्क्वायर क्या होता है आपका 64 होता है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम। माइनस में √2, जब हमने ऐड क्या किया है, 1/64 ऐड किया है, तो इसी को हमें घटाना भी तो पड़ेगा ना, तो आपने घटा भी दिया। भाई किसी वैल्यू के अंदर आप जितना जोड़ते हैं अगर आप उतना ही घटा देते हैं तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने 1/64 को ऐड किया और 1/64 को क्या कर दिया, आपने घटा दिया। तो अगर घटा दिया तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना। तो आपके पास यही तो इक्वेशन बनेगी जो आप स्टार्टिंग में लेके चले थे। तो यानी कि जितना आपने ऐड किया उतना ही आपने घटा दिया। आपने ऐड कैसे किया है वो भी मैंने डिटेल से बता दिया कि आपने किस तरीके से ऐड किया है। तो देखिए यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं ना तो मैं कैसे सोल्व करूंगा इसको आगे, देखिए आप, इसको रब कर दूं मैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था ना बी की वैल्यू कैसे निकाली थी, आपको समझ में भी आ गया होगा। थोड़ा लेंदी है चैप्टर लेकिन आप आराम से समझिए, चीजें समझ में आएंगी। देखिए इसको मैं आगे कैसे लिख सकता हूं, इस वाली चीज को मैंने लिखा 3x प्लस, उसके बाद हमारे पास गिवन है 2 इंटू 3x इंटू 1/8। ठीक है, आप लिख दीजिए 2 इंटू में 3x इंटू में 1/8 लिख दिया आपने। आगे देखिए आप कैसे लिखूंगा, प्लस में 1/64 है, माइनस में √2 और माइनस में 1/64। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसमें, प्लस में 1/64 एज इट इज इक्वल टू कर दूंगा मैं, जो इधर ये वाली चीजें माइनस में है ना उधर जाके क्या बन जाएंगी, आपकी प्लस बन जाएंगी। तो प्लस बना दो आप भाई,
प्लस का √2 हो जाएगा और प्लस में 1/64 हो जाएगा। आ गया इतना आपको समझ में? ये वाली चीजें हो गई। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपका क्या बन गया 3x प्लस में 1/8 का होल स्क्वायर बन गया आपका। इसको सोल्व कर सकते हैं आप। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या सोल्व होके आएगा आपका 3x का स्क्वायर आपका 9x स्क्वायर ही बनेगा ना, ये इस तरीके से ही बनेगा ना ये। तो आपका ये निकल के आ गया। और यही हमसे पूछा गया था कि हम क्या ऐड करें कि ये आपका कंप्लीटली होल स्क्वायर बन जाए। तो आपका कंप्लीटली होल स्क्वायर बनाने के लिए आपने क्या ऐड किया 1/64 ऐड किया था। और यही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि क्या हमें ऐड करना है। तो आपका यहां पे करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/64। ठीक है, तो देखिए ये आपके क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चंस करने के बाद आपको इजीली ये समझ में आ गए होंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और मैं आपको फिर से बता देता हूं, हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर 25% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आज ही आप कोर्स को परचेज कर लें। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।